बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन के एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाजरीन, इंडियन एक इकोनॉमिस्ट हैं, काफ़ी मशहूर नाम है जी इनका, प्रोफेसर अरुण कुमार। इन्होंने रिसेंटली एक किताब लिखी है, इंडिया की इकोनॉमी के हवाले से अपना एनालिसिस पेश किया है। किताब में उन्होंने बयान किया है इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस। कोविड की वजह से इंडिया में इस वक्त 200 मिलियन लोगों से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए। इसके साथ साथ जो उन्होंने अपनी जीडीपी जो ग्रोथ है उसको नेगेटिव दिखाया या उसको बताया कि जी 8% से नीचे गई है, प्रोफेसर साहब उससे इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं ये 29% जो है जीडीपी की गिरावट हुई है, यानी 29% इनकी प्रोडक्शन लेस हुई है, 29% इनकी इनकम कम हुई है। इसके साथ साथ प्रोफेसर साहब ये भी कहते हैं कि जनाब हमारी कंजम्पशन कम हुई है, परचेजिंग पावर कम हुई है। इस वक्त इस टाइम के अंदर इंडिया की तारीख में 47 के बाद से ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे इसका ताल्लुक कश्मीर मैगजीन से कैसे है, इसका ताल्लुक आज की इस टॉपिक से कैसे है। इसका एक बड़ा गहरा ताल्लुक बनता है। जब कभी इंडिया के अंदर अंदरूनी तौर पे क्राइसिस पैदा होने की सिचुएशन होती है, उनके लोग तंग होते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, और वो टूल क्या है? पाकिस्तान कार्ड। वो पाकिस्तान कार्ड को खेलते हैं और उसके मुख्तलिफ हरबे हैं। अब तो ये फार्मूला, ये टूल इतना पिट चुका है कि जैसे ही कोई वाकया, कोई शरारत वो खुद से करते हैं, दूसरी तरफ हमें पता होता है कि गोदी मीडिया फौरन सामने आ जाएगा और उसके बाद उसने कहना है जी पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। दुनिया में कहीं ये नहीं होता। हाँ, अगर होता है तो सिर्फ इंडिया में होता है और इंडियन मीडिया करता है। कुछ दिन पहले संडे की रात को, यानी इतवार की रात को, दो वाकयात हुए, और उन वाकयात को इंडियन मीडिया ने जिस तरह बयान किया, हमें लग रहा था कि शायद वर्ल्ड वार 2 के बाद अगर कोई बड़ा सान्या हुआ है तो ये जम्मू के करीब, जो पाकिस्तानी बॉर्डर से 14 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे ड्रोन्स के बारे में कहा गया कि जी ड्रोन्स आए, रात की तारीकी में ड्रोन्स आए, उन्होंने एक्सप्लोजिव 5 किलो का तकरीबन, इतना इनके मुताबिक, इनकी मीडिया के मुताबिक, वो गिराया और चुपके से वापस चले गए। और कहाँ गिराया जी? ये इंडियन एयरफोर्स का एक टेक्निकल स्टेशन है, वहाँ गिराया गया। और अब आप देखें कि एक ड्रोन जो है, वो ड्रोन जो शादी ब्याह पे इस्तेमाल होते हैं, आम सा ड्रोन, क्या वो 14 किलोमीटर का लंबा तवील फासला तय कर सकता है, फिर अपने टारगेट तक पहुंच सकता है, उसकी इतनी एक्सेस है, फिर वो इतना एक्सप्लोजिव उठा सकता है? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त लोग इंडिया से पूछ रहे हैं, इंडियन मीडिया से पूछ रहे हैं। और छूटते ही उन्होंने क्या कह दिया, उनके स्टेट मिनिस्टर ने क्या कह दिया, फॉरेन जो किशन रेड्डी है, जो इंटरनल अफेयर्स का जो मिनिस्टर है, उसने फ़ौरन पाकिस्तान के ऊपर बात करना शुरू कर दी। और इसके बाद किसी सबूत के बगैर, जो इनका वतीरा बन चुका है, और पाकिस्तान कार्ड ने दोबारा खेलने की कोशिश की। यही बात जो कि मैंने शुरू में कही, इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बुरी तरह जा रहा है। फिर जो मकबूजा कश्मीर के अंदर ये कुछ कर रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं, डीलिमिटेशन टीम इन्होंने अब भिजवा दी है, जो वहाँ पे जो मजीद कुछ रह गया है उसको भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे सरफे नज़र करने के लिए, वैग द डॉग एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, उस पर सरफे नज़र करवाने के लिए दुनिया की उन्होंने एक नया जो है वो बहाना घड़ा है, एक नया तरीका घड़ा है माजी की तरह। इसमें मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ पे इरशाद महमूद साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं CPDR के, और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं PTI आज़ाद जम्मू कश्मीर के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। शेख अब्दुल मतीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कह सकते हैं, स्पोक्स पर्सन कह सकते हैं, APHC के हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शवेद साहब ने, दिफाई तजियाकार हैं, नामवर दिफाई तजियाकार, उनसे बात करते हैं। टू स्टार्ट विद टेक्निकल साइड इसके डिस्कस कर लेते हैं जनरल अमजद शवेद साहब से। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। फरमाइएगा जनरल साहब, हम बात कर रहे हैं उस वाक़े के हवाले से जो इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया इंडियन मीडिया की जानिब से, और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए। आप ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को, इज़ इट पॉसिबल कि 14 किलोमीटर दूर बॉर्डर से एक नॉमिनल सा क्वाडकॉप्टर जो है वो एक्सप्लोजिव लेके उड़ा के वो आए और आके इंडियन एयरफोर्स के टैक्टिकल स्टेशन पे ड्रॉप करे और वहां से चुपके से चला जाए और ट्रेस भी ना हो? योर टेक ऑन इट सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो छोटे ड्रोन शादी ब्याह के मौकों पे तस्वीर कशी के लिए इस्तेमाल होते हैं,
इनका तो रेडियस ऑफ ऑपरेशन जो है बड़ा थोड़ा होता है, वहीं इन कोई ना कोई आदमी करीब ही उसको अपने हैंडसेट से वो उसको मनूवर कर रहा होता है। ये इतनी दूर इतने रेंज पे नहीं जा सकते, क्योंकि 14 किलोमीटर तो जो आप डिस्टेंस बात कर रहे हैं वो है LOC से, यानी हमारी वर्किंग बाउंड्री से। उसके बाद दरमियान में नो मैन लैंड है, फिर पाकिस्तान का इलाका, तो ये सारा अगर मिला लिया जाए तो ये बन जाता है जाके 16-17 किलोमीटर। इतने रेंज पे तो वो उसके सिग्नल ही नहीं पहुंच सकते कि वो ऑपरेट कर सके। तो ये था एक बड़ा भोंडा किस्म का ड्रामा इन्होंने रचाया, और उसमें बात वजूहात बात चीजें ऐसी थी, क्योंकि मैं सोचता रहा कि टाइमिंग ये क्या थे, क्यों उन्होंने इसी वक्त किया और उजरत में किया, और बहुत अच्छी तरह इसकी प्लानिंग नहीं की हुई थी और बेकार तरीके से कर दिया। और फिर उसके बाद इधर उधर खबरें अफवाहें छोड़नी शुरू कर दी कि जनाब श्रीनगर पे भी 2 ड्रोन देखे गए हैं, फलां जगह भी देखे गए हैं। ये एक ऐसा तमाशा है कि अगर इसको टेक्निकली चैलेंज किया जाए तब भी उसमें पूरा नहीं उतरता। मकसद के तहत देखा जाए कि पाकिस्तान या कोई अगर करे तो उसका मकसद क्या हो सकता है, तब भी ये पूरा नहीं उतरता। जो ये 2 पटाखे कहते हैं कि आके उस बेस के ऊपर चलाए गए, वो पटाखे छोड़ने के लिए किसी ने इतनी तकलीफ करनी थी कि कोई ड्रोन चलाना था, उसने सिर्फ 2 पटाखे चलाने के लिए। तो ये सारा किस्सा चला है। आपकी FATF का जो काम हुआ वो इतना ऑब्वियस पॉलिटिकल डिसीजन था उनका, और उसी डिसीजन के ऊपर अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने इतराज किया और वादे कहा कि जनाब ये पॉलिटिकल डिसीजन है। क्योंकि वो भारत की माँ पे हुआ था, भारत अब उसको इंटरनेशनली भी था कि पाकिस्तान तो अभी भी टेररिज्म कर रहा है। तो ये ड्रामा रचाया गया आपका उस वक्त आपकी तरफ से इशारे और उंगलियां उठ रही थी FATF। अच्छा जनरल साहब, इसी से रिलेटेड फरमाइएगा, मकासद पे भी हम आते हैं। जो इससे पहले माजी में हमने देखा कि जब इंडियन जनरल इलेक्शंस होने वाले हों और बीजेपी की पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत नीचे हो, इसे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान कार्ड का इस्तेमाल किया जाना, पुलवामा की सूरत के अंदर, इससे पहले ऐसे वाक़यात, जब इंडियन इंटरनल क्राइसिस उरूज पे होता है तो हमेशा वो पाकिस्तान कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी उसी का एक तसलसल नजर आता है कि इस वक्त इंडिया की जो इकोनॉमी का बुरा हाल है, और उनके अपने इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जी एक्चुअली 29% गिरावट आई है उनकी GDP के अंदर। ये उससे उसका ताल्लुक लिंक बनता है ना सर? देखिए, ये अंदरूनी हालात तो उनके काफी देर से बहुत खराब और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये कि इसके टाइमिंग के नुक्ता निगाह से अगर आप देखें तो वो मल्टीफेरियस है, यानी कई चीजें इसमें आप कवर कर सकते हैं। वो इंटरनल भी हो सकता है, बाहर का भी। इंटरनल जो इनको सबसे बड़ा इशू आया था वो ये है कि मोदी की गलत हरकतों की वजह से जो इसने इलेक्शन बंगाल में कराए और वहां पे जल से जुलूस कराता रहा, और फिर उन्होंने वो गंगा के ऊपर लोगों को जाके तो वो जो ये करते हैं पूजा पाठ, उसकी भी इजाजत दी। तो कोरोना से जो वहां पे हम बात हुई उसके बाद बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था मोदी के ऊपर। मोदी के ऊपर क्रिटिसिज्म सिर्फ इस वजह से नहीं, बल्कि इकोनॉमी का भी आप कह लें, बेरोजगारी का कह लें, कश्मीर में नाकामी, वो उसका ड्रामा रचाने की कोशिश की, ये सारी चीजें पाइल अप हो रही थी। और वो कश्मीरी लीडर जो इनकी जेब में होते हैं हर वक्त, वो भी आके तो मायूस होकर चले गए। ठीक है। इसके साथ साथ ये FATF का किस्सा हुआ। फिर आप देखिए कि जौहर टाउन लाहौर में धमाका हुआ, और वो जब इनका ख्याल था कि वो लंबा किस्सा चलेगा, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर अंदर बंदा पकड़ा गया। उससे भारत का लिंक वगैरह सारा, उसके घर की जब तलाशी ली वो भी निकल आया। तो कई चीजें हैं जिनको ये काउंटर करेंगे उसमें एक इससे। हालांकि ये बड़ा भोंडा ड्रामा है, यानी इस जो उसको अगर आप कंपैरिजन इसका करें पुलवामा वाले किस्से से, तो पुलवामा में तो इन्होंने तबाही मचा दी थी, इतने 40 लोग मरवा दिए अपने बंदे, सही। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल उसका मीडिया जो इनका अपना गुलाम है, वो इसको पंप अप करेगा, इसको ड्रम अप करेगा, और हर तरफ ये मैसेज अपनी तरफ से देना चाहिए, क्योंकि इनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी तो इनकी अच्छी खासी मजबूत है। और फिर वो डेसम्बो लैब के बाद आपको पता भी चल गया कि इनके टेंटिकल्स हैं कहाँ कहाँ, कितनी फैली हुई ये प्रोपेगेंडा मशीनरी है, झूठ के जो झूठ फैलाते हैं ये। तो इस वजह से मैं टाइमिंग के हिसाब से देखता हूँ तो ये काफी सारी चीजें हैं जो ये काउंटर करने की कोशिश करेंगे। इससे बेहतर टाइमिंग्स और हो नहीं सकते थे इनके इस ड्रामे के लिए। ठीक है एक्सटर्नल फैक्टर्स भी और इंटरनल भी। ठीक ठीक जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसकी टैक्टिकल साइड और उसके मकासद क्या हो सकते हैं उस पर रोशनी डाली। आप हमारे साथ रहे। इरशाद महमूद साहब, मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा। जनरल साहब ने बताया कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है
कि एक नॉर्मल सा, एक नॉमिनल सा क्वाडकॉप्टर जो है इतना बड़ा एक्सप्लोजिव और 16-17 किलोमीटर अंदर आए और आके ड्रॉप करे फिर वापस चला जाए, पॉसिबल नहीं। मकासद क्या हो सकते हैं जो कुछ रीजन के अंदर, खिते के अंदर हो रहा है, उसके साथ जो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रहा है डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से, योर टेक ऑन इट सर? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जब जो फरवरी में एक सीज़ फायर हुआ था, तो उसके बाद एक हिंदुस्तान से एक्सपेक्टेशन थी कि वो फर्दर स्टेप्स लेगा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को कम करेगा, जो लोग जेलों में उनको रिहा करेगा और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। तो खुद आपको पता है कि जो इतना सारा जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे अनासर की बहुत बड़े, बहुत ताकतवर अनासर हैं जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी नहीं चाहते, जो कश्मीर में जो ऑक्यूपेशन फोर्सेस जो कुछ कर रही हैं उसका तसलसल चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये इनसाइड जो जाब है, जो बाज़ाहिर हमें तो इसका कोई सुराग नहीं लग सकता, कोई तोक नज़र नहीं आती कि हम ये कह सकें कि बाहर से कोई ये ऐसा वाक़या हो सकता है इतना इनसाइड जाके। तो ये उनका अपना इनसाइड जाब है, ऐसे अनासर जो कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं चाहते। अभी आपने देखा होगा कि वहाँ हम उसको तो इतना वैल्यू नहीं करते, लेकिन एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मोदी ने की, एक पॉलिटिकल कुछ जेस्चरिंग शुरू कर दी थी। तो जब इस तरह की जेस्चरिंग के दौरान काउंटर प्रोडक्टिव रही है, अगरचे उसका कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन चले आप जब एक पॉलिटिकल जेस्चरिंग कर रहे हैं तो आपके अंदर से ही लोग उठ के आपको ऐसा, आपके साथ कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आपको एक उससे ज़्यादा हार्ड लाइन पोजीशन लेनी पड़ती है जिस पोजीशन में आप पहले खड़े होते हैं। सेकेंडली, अब यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं जो आप पहले बात कर रहे थे, तो इलेक्शन में ये फिर एक बड़ा आपके पास ना, जो हिंदुस्तानी ज़बान में कहते हैं ना, एक परफेक्ट मुद्दा उनके लिए बन जाता है जिसको लेके वो फिर डंडोरा पीटते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई ये हो रहा है, हमारी सॉवरेंटी पे सरजमीन पे हमला हो रहा है, तो हम ना, हमें वोट दे दो। और इंटरेस्टिंगली योगी आदित्यनाथ जो है और मोदी का इस वक्त जो है वो टॉप मोस्ट क्राइसिस चल रहा है आपस में, विद इन बीजेपी भी चल रहा है, लेकिन ये भी एक इनके लिए बड़ा मसले की बात भी बनती है। मैं इस पर मजीद भी आऊँगा। शेख मतीन साहब, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंजेस, डीलिमिटेशन टीम्स का वहाँ भेजे जाना, और उसके बाद फिर जिस तरह से शाह साहब ने फरमाया कि उन्होंने APHC जो उनकी कठपुतली सी जमातें हैं उनको बुलाया, और बुलाने के बाद वही वादे वईद करने की कोशिश की गई। उन्होंने भी कहा कि जी हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इसी गवर्नमेंट से हम जो है आर्टिकल 370 बहाल करवाएंगे। उमर अब्दुल्ला का बयान ऑन रिकॉर्ड है। व्हाट्स योर थिंकिंग? ये जो इन्होंने ड्रामा रचाया, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की गई या पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की गए, इसके पर्सपेक्टिव में कश्मीरियों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें नजर आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। देखिए, भारत का अगर हम माजी देखेंगे, भारत ड्रामा रचाने में माहिर है। अभी जो ये वाक़ा पेश हुआ है, जिसमें अभी शेफ जनरल साहब ने भी बात की, इरशाद साहब ने भी बात की है, हम देखेंगे भारत का जो इससे माजी है उसने ऐसे ड्रामा कितने रचाए, ऐसे नाम नहाद ड्रामाज कितने रचाए। असल में भारत की खफत है एक तरह की नहीं है, बहुत सारी। एक तो डोमेस्टिक लेवल पे भी है, एक इनका इंटरनेशनल लेवल पे भी है जो उन्होंने चीज़ें की है। तो अब जो आपने भी जो बात की है, जो उन्होंने भी 24 जून को जो बातचीत हुई है, यानी भारत के साथ मिला है, यानी जो बातचीत थी ये भारत अपने लोगों के साथ कर रहा था। हम ये समझते हैं कि ये जो नाम नहाद या जिनको हम कठपुतली कहते हैं, इनको वैसे नसीहत और इबरत हासिल करनी चाहिए थी। यही लोग थे जो ये समझते हैं कि हमारे लिए भारत हर लिहाज से बेहतर है। नाम नहाद, ये जो सेकुलर भारत है या जिसको डेमोक्रेटिक भारत नाम नहाद कहेंगे हम, ये समझते थे कि नहीं, ये इसमें रहना ही हमारे लिए बेहतर है। अब जो रियासती वहाँ पे जो कठपुतली जो असम्बली थी उसको भी उन्होंने ख़त्म किया है। जो ये मेंबर थे उनको भी उन्होंने जेलों में बंद रखा। अब आप देख लीजिए, जो ये बंदे 5-8 पार्टीज़ के गए थे, 8 बंदे थे ये, तो ये सब कहाँ पे थे इससे पहले? ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो एक ड्रैकोलाइन लॉ है वहाँ पे, उसी के तहत ये गिरफ्तार थे। तो इसलिए इनको नविश्ता दीवार पढ़ लेनी चाहिए। नविश्ता दीवार ये है, भारत के जो मज़मूम अज़ाइम है वो उसमें अपने आप को उसने वो पॉलिसी जारी रखी हुई है। खास चाहे अपने बंदे भी मारने पड़ेंगे, मैं उसी तरफ आना चाहूँगा। तो उसमें ये है कि इनके लिए ये नसीहत है, इनको इससे कुछ नहीं मिलेगा। अब आप देखिए, कल का परसों का महबूबा मुफ्ती साहिबा का बयान क्या आया। उनने कहा भारत को लगे हैं, देखिए अलमिया क्या है, उनको 70 ईयर्स लगे हैं इसको ख़त्म करने में, तो हमें 70 माह भी नहीं लगेंगे, इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। इसका मतलब माइंड मेकिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो चेहरा है, मैं आपको बताऊंगा, जहाँ तक कश्मीरियों का ताल्लुक, वो इनको खूब पहचानते भी हैं और खूब समझते भी। पहले उमर अब्दुल्ला का बयान आया, फिर महबूबा मुफ्ती का बयान आया, मतलब दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हम इसके बगैर भी इलेक्शन में चले जाएं
और जाके जो है वो कबूल कर लें जो कुछ इंडिया चाहता है। दूसरा ये मैं आपको बताऊंगा, ये जो महबूबा मुफ्ती का अगर आप देखेंगे जब ये इलेक्शंस में आई है या जो ये इक़्तिदार में आई है, इसने उस वक्त भी यही कार्ड इस्तेमाल किया है। इसने सब्ज़ रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दिए। इसने जो ये हमारे लोग हैं जेलों में, उनके घरों में जाना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर जब इनको इक़्तिदार मिला तो यही वो है कि जिसने भारत के साथ यानी बीजेपी के साथ ये कोलेशन गठजोड़ किया है। इसलिए कश्मीरी जो मैंने आपसे गुजारिश की है समझते हैं, और हम भारत को भी बताना चाहते हैं ये जो ड्रामा आप रचाने चाहते हैं इससे आप हकीकत को छुपा नहीं सकते। हकीकत ये है भारत की डोमेस्टिक लेवल पे भी प्रॉब्लम्स है। किसान की तहरीक अभी जारी है, 7 महीने हो गए। आप देखिए अलहदी की तहरीकें वहाँ पे कितनी है जो जारी व सारी है। और मकबूजा कश्मीर में ये जो जुल्म और सितम कर रहे हैं, जिस तरह ये मार रहे हैं, कुछ अर्सा पहले माओ नवाज ने उनकी पूरी की पूरी जो फौज के लोग थे, बिल्कुल मेरे ख्याल 50-60 के करीब या इससे भी ज्यादा जो है वो उनको मारा है। तो इसलिए हमें भारत को मतलब देखना चाहिए, ये दरेग नहीं करता जब ये अपने 140 लोगों जो आर्मी के उनको भी मार देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें लगता है कि भारत को इन ऊँचे हटखंडों से परहेज़ करना चाहिए और असल मकसद के लिए आना चाहिए। असल मकसद ये है कि कश्मीरी जो भारत के साथ रहना नहीं चाहते, इसका एक एमिकेबल सोल्यूशन है। एमिकेबल सोल्यूशन ये है कि जब तक तीनों पार्टी ना बैठ जाए और कश्मीरियों के एहतराम यानी ख्वाहिश और एस्पिरेशन के मुताबिक इस मसले का हल निकाला जाए। कमिंग बैक टू दैट एलिगेशन जो इंडिया की जानिब से या इंडियन मीडिया की जानिब से पाकिस्तान पे पहला जो मेरा ख्याल घंटा था उस वक्त से ही शुरू हो गया लगाने इनके पास। मैं तो ये सोच रहा था जब कुछ खबरें आना शुरू हो गई, इंडिया टुडे को मैंने पढ़ा, बाकी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको देखने का इत्तेफाक हुआ, तो ऐसे लगा कि इनके पास ऐसा कौन सा मैकेनिज़्म है, ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस फोर्स है इनके पास जो कि पहले घंटे के अंदर बता देती है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन मीडिया, व्हाट्स देयर रोल? जो रिलेशनशिप हैं उनको मज़ीद ख़राब करने में इंडियन मीडिया या गोदी मीडिया का कितना किरदार है? क्योंकि आपका बड़ा एक्सपोजर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लिखते भी हैं। जो उनकी अपनी नाकामियां होती हैं उन पे पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान का नाम एक हैंडी सा है। कुर्बानी का बकरा वो पाकिस्तान को बना देते हैं, तो अपनी नाकामियां इस पाकिस्तान का हवा खड़ा करके उसके पीछे छुप जाते हैं। अब देखिए पार्लियामेंट पे, इंडियन पार्लियामेंट पे हमला हुआ, कोई तहकीकात नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। उस वक्त भी वो पुलिस वाला ही था वो जिसे पकड़ा गया। चंद मिनटों के अंदर उन्होंने ये कहानी शुरू कर दी थी कि जी पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। जो कुछ होता है अभी वाकया पूरा मुकम्मल भी नहीं होता, कोई हादसा या कोई भी इवेंट जो भी होता है वो अभी मुकम्मल भी नहीं होता कि इंडियन मीडिया जो है उसको पाकिस्तान के ऊपर डाल देता है। तो ये एक पूरा हम देखते हैं उनका एक तसलसल है। उसकी वजह ये है कि वो जो कुछ खुद करते हैं इनसाइड जॉब होता है या गलती से होता है या किसी और वजह से भी होता है, उसको पाकिस्तान के ऊपर डाल के तो कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पाती। आप देखें ना जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं जिसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी भी मारे गए, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी आपने पढ़ी है आज तक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये लैप्सिस किसी ने बताए हैं कि अगर पुलवामा जो हुआ वाक़या हुआ तो उसका क्या लैप्सिस थे सिक्योरिटी, और उसके नतीजे में किस मेजर को, किस कर्नल को, किस ब्रिगेडियर को आपने कोर्ट मार्शल किया, उनको सज़ा दी गई। इंडियन पार्लियामेंट पे हमला हुआ तो कितने लोग जो है ना सैक किए गए। बम्बई वाले मामलात में आपने पुलिस की कितने लोगों को जो है ना जेलों में भेजा। तो हमें तो कोई इंक्वायरी नहीं नज़र आती, हमें टीवी पे एक एंड पाकिस्तान बैशिंग नजर आती है। तो सवाल का दूसरा हिस्सा ये जो मज़ाक़ा खेज़ रवैया है इंडियन मीडिया की जानिब से, क्या इंडियन अवाम इतनी मासूम या बेवकूफ़ है कि वो हमेशा इस आइडिया को बाय कर लेती है जब वो पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं और इस तरह का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं? क्या वो इतने इम्यून हो चुके हैं सिस्टम के साथ? देखें ये इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की एक लंबी हिस्ट्री है, पार्टीशन की एक लेगेसी है, पार्टीशन से पहले की बातें हैं, 65 वार, 71 का आपको पता है कितना बड़ा अलमिया है। लेकिन फिर कारगिल से लेके ख़ास तौर पे उस ज़माने में तो सिर्फ आपका प्रेस होता था या दूरदर्शन होता था। कारगिल के ज़माने से इनके पास एक आ गया, इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया, और ये फिर जो टीवी चैनल्स की एक बुतात हो गई। तो उससे हम ये देखते हैं जो मीडिया को रिसर्च करते हैं वो ये बताते हैं कि इन्होंने फिर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, अपने लोगों में एक इंट्रेंच कराया। आप देखें लोग, मुझे एक दोस्त ने बताया जो इंडिया का, वो कहता है कि जी वो एक बड़ा लिबरल सा बंदा है, वो कहता है कि जी मैं एनडीटीवी के रिपब्लिक टीवी जी हेड ऑफिस में गया तो एनडीटीवी को लिबरल टीवी समझा जाता है, रिपब्लिक तो फिर भी चलो राइट का टीवी है। तो कहते हैं उसका तो बिजनेस मॉडल यही है, पाकिस्तान यही है। लेकिन वहाँ भी वो कहता है कि लोगों ने ना मूर्तियाँ अपनी जो हैं अपने लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर्स के ऊपर स्क्रीन के साथ रखी होती थी। पूरा वही एक जो है ना देशभक्त का जो है ना
ना एक कॉन्सेप्ट जो है ना उन्होंने ना, तो वो नेशनलिज्म को, जो उनका जो नेशनलिज्म है उसको वो पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान नारों से और एंटी मुस्लिम जो नारे हैं उनसे जो है ना उसको गज़ा पहुँचाते हैं, उससे वो मजबूत करते हैं। वो समझते हैं कि ये वो दो एलिमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम अपनी कौम को इकट्ठा रख सकते हैं। बाकी अगर आप देखिए वो बहुत डिटेल की बात है, उनके अंदर इंटरनल बहुत सारी डिवीजन्स हैं, बेपनाह डिवीजन्स हैं। इवन जो 80% हिंदू हैं, हिंदू जिन पे मोदी का या बीजेपी का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, या जिसको कहा समझा जाता है कि ये कोर वोट बैंक है बीजेपी का, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिवीजन है। लेकिन वो इस तरीके से एक माहौल आप पैदा कर देते हैं। देखिए ना, आपका अगर दुश्मन का हवा खड़ा करते हैं, ये दुनिया पूरी में एक थ्योरी है, आपने देखा होगा इराक के अंदर क्या हुआ, शाम के इधर उधर, जिस तरह से वेस्ट ने इसको यूज़ किया, इस तरह इंडियन भी इसको ना पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करते हैं। लेकिन अब अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइना का हवा अब और ज़्यादा खड़ा किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और अब मैं देखता हूँ कि एक तसलसल के साथ जो है ना एंटी चाइना सेंटिमेंट को उबारा जा रहा है। ये क्वाड, दूसरी तीसरी, जिनकी तरफ कल प्राइम मिनिस्टर ने भी इशारा किया, ये सारी वो चीज़ें हैं कि ताकि इंडिया, चूँकि इंडिया के अंदर मीडिया बहुत उनका आप कह सकते हैं कि चाइनीज़ के मुकाबले में या और दूसरे बहुत सारे मुल्कों के मुकाबले में अंग्रेज़ी ज़बान का बड़ा मौसर मीडिया है, प्रिंट उनका बहुत मौसर है, तो वो सारा उसको इस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं कि हमने एंटी चाइना और झूठ बेच रहे हैं और झूठ बिक रहा है करनी है। ठीक हो गया। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल दोबारा मुंतखब हुए, अंतोनियो गुतेरेस, उन्होंने दोबारा पैलेट गन्स की बात की कि बच्चों पे इसका इस्तेमाल ना किया जाए, इसका इस्तेमाल ना किया जाए, और बराह रास्त ये इंडिया के ऊपर तनकीद थी अंतोनियो गुतेरेस की, यूनाइटेड नेशंस। फिर दूसरा, आप ये भी बताइए कि क्या कश्मीरी नौजवान, अभी भी खबर आई कि 3 नौजवानों के जून के महीने के अंदर भी जो प्रीवियस महीना हुआ उसके अंदर भी उसको शहीद किया गया, बल्कि इससे ज़्यादा ज़ख्मी नौजवानों की भी इतलात हैं। कश्मीरी नौजवान क्या किसी किस्म की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दरेग करेगा जब उसके हाथ में कुछ भी आएगा कि वो इंडिया जो उसके साथ कर रहा है, उसके पास सिर्फ पत्थर है, जहाँ कहीं उसको मौका मिलेगा वो उनको डैमेज नहीं करेगा? क्या इंडिया इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुका है? देखिए, इंडिया को जो हम देखते हैं ना, हर लिहाज से आप देखेंगे, अगर हम मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे तो उन्होंने वहाँ पे कौन सा वो जो हम कहेंगे जुल्म का, जबर का, जो उन्होंने वहाँ पे आजमाया नहीं है, ठीक है ना। मतलब अब आप देख लीजिए, जो आपका डिजिटल मीडिया आजकल है तो उस पर भी पाबंदी लगा दी। तो आपको पता है जब उन्होंने 2019 में 5 और बल्कि राजौरी में तो ये कह दिया जिसके पास ड्रोन है वो भी हमारे पास जमा करवा दे, पुलिस स्टेशन में करवा दे। तो ये चीज़ें हैं। देखिए, आप कश्मीरी जो नहते हैं, हर लिहाज से नहते हैं। आपने भी कहा, अभी हम बैठे हैं ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें पता नहीं था इस वक्त भी कोई ना कोई वहाँ पे शहीद हुआ होगा। तो ये रूटीन है वहाँ पे कश्मीर में, जो भारत का जुल्म और जबर है जिससे कश्मीरियों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो जून के महीने में आपने कहा तो 15 से ज़्यादा हमारे जो है बच्चों को उन्होंने शहीद किया है। तो हम समझते हैं कि जो भारत की मेंटलिटी है वो ये है, उनको नविश्ता दीवार पढ़ लेनी चाहिए। वो ये है, अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन के हवाले से भी रिपोर्ट्स आए हैं कि वहाँ पे हाईएस्ट लेवल पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। अभी जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी बयान दिया है कि वो क्या, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है। इस हवाले, जो पैलेट के हवाले से आपने बात की, यूरोपियन यूनियन ने भी इस पे बात की कि डिसइंफो लैब के हवाले से कि सैकड़ों उनकी वेबसाइट्स है जहाँ पे वो इस पे काम कर रहे हैं। असल में हमें एक क्रेडिट यहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाता है कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता इंडिया को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। जो उन्होंने ये लिबादा ओढ़ा है ना, उसको वो पर्दा उठ रहा है और अनवेल कर रहा है। और अब इंटरनेशनल लेवल पे और अक़वाम आलम ये समझता है कि भारत जो असल में है ना, जो हक़ाइक़ को छुपाता है और वो चीज़ें कर रहा है कि यानी अपने उस जो मज़मूम उनके अज़ा में छुपाने के लिए वो कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ठीक है जी। अब्दुल मतीन साहब, प्रोग्राम में वक्त की कमी है जिसकी वजह से हमें प्रोग्राम को ही वाइंड अप करना पड़ रहा है। इस पे मज़ीद भी बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इरशाद महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत डिटेल के साथ बताया कि इसका एक पर्सपेक्टिव है, बैकग्राउंड है जो इंडिया हमेशा सेल करने की कोशिश करता है। बिल्कुल नाज़रीन, क्वाडकॉप्टर्स के बात हो, ड्रोन की बात हो, टैक्टिकल साइड हमने इसकी देखी कि ये पॉसिबल नहीं है, ये इनसाइडर जॉब है। इंटरनली भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। अगर आप देखें सुसाइडल रेट जो है कन्फ्लिक्ट जोन के अंदर इंडियन आर्मी का बहुत ज़्यादा है दुनिया की दीगर आर्मीज़ के हिसाब से अगर इसे कंपैरिजन किया जाए। इसके साथ साथ कश्मीरी जो हैं उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, डिलिमिटेशंस की टीमें वहाँ भेजी जा चुकी हैं, डेमोग्राफिकली वहाँ पे चेंजेस लाई जा चुकी हैं। फिर इंडिया के इंटरनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, किसान वो मोर्चा बंद है, वो बिल्कुल भी पीछे